हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम एनालिसिस का जो आज है 5 जनवरी, ठीक है ना। आज है 5 जनवरी 2026। तो आज हम शिफ्ट 1 का 5 जनवरी 2026 जो है इसका शिफ्ट 1 का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। आज जो है किस प्रकार के दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, तो उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए थे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है कि पहला जो युवा है ना, पहले युवा ओलंपिक खेल आयोजित कहाँ हुए थे ये बताना था। तो ये कहाँ हुआ तो दोस्तों सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट होगा, सिंगापुर में। देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी में देखिए कि पहले युवा ओलंपिक खेल जो योग अगस्त 2010 में सिंगापुर में आयोजित किए गए थे, जो पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल था। जबकि पहला शीतकालीन जो युवा ओलंपिक खेल है वो 2012 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यानी ग्रीष्मकालीन वाले सबसे पहले कहाँ 2010 में सिंगापुर में हुआ था और शीतकालीन 2012 में। अगर शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल पूछे तो 2012 में पहली बार हुआ था, ठीक है ना। अगर केवल ऐसे पूछता है कि ओलंपिक खेल कब हुआ तो सिंगापुर में, ठीक है ना। अब देखिए पहला ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना, युग जो सिंगापुर में 2010 में हुआ और शीतकालीन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ 2012 में, ठीक है ना। और देखिए कि इन खेलों की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे की पहल पर की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं के खेलों और ओलंपिक मूल्यों से जोड़ना था, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस से संबंधित है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, उद्योग से कि व्यापार से कि भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू से या सिंचाई से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भूमि राजस्व से, भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की एक भू राजस्व प्रणाली थी, जो सीधे किसानों या यानी रैयतों से भूमि कर वसूलने से संबंधित थी, जिसमें जमींदारों जैसे बिचौलियों को हटाकर किसान को भूमि का मालिक माना जाता था और वे सीधे सरकार को लगान देते थे। इसकी शुरुआत सर थॉमस मुनरो ने की थी और यह मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई जो आज का मुंबई है और आसम के क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है ना। और इसकी विशेषताएं क्या थी, यानी सीधा संबंध, विशेषताएं सीधा संबंध सरकार और किसान यानी रैयत के बीच सीधा समझौता होता था। भूमि का स्वामित्व किसानों की भूमि का मालिक माना जाता था और वे भूमि बेचे गिरवी रख सकते थे। कर का निर्धारण, ये कर मिट्टी की गुणवत्ता, फसल और भूमि की उत्पादकता के आधार पर तय किया जाता था। जमींदारों की भूमिका खत्म हो गई और लेकिन उच्च करों के कारण साहूकारों का बोझ बढ़ गया, ठीक है ना। इससे राजस्व संग्रह प्रभाव क्या हुआ, इससे राजस्व संग्रह बढ़ा लेकिन किसानों पर लगान का बोझ भी बढ़ा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, स्नो, ठीक ना, स्नो जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, वो ओरान मापुक ने लिखी थी, ओरान पामुक ने लिखी थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कि जो ये स्नो नामक पुस्तक कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी, लेकिन जब सबसे प्रमुख दो है, ओरान पामुक एक तुर्की लेखक है जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और जॉन वैन विले आयरिश लेखक थे जिन्होंने इसी नाम से एक जासूसी उपन्यास लिखा था। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था, ठीक है ना। तो इसके अलावा एडम बर्ट्स का विज्ञान, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन किस प्रकार थे। अगर ओहरान पामुक है तो ये, नहीं तो फिर जॉन वैन विले, ठीक है ना, वो आपके ऑप्शन के हिसाब से तय करता था, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 1966 के राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ हुए थे। तो ये जो यहाँ पर ये गलत है, ये कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी जो बेंगलुरु में होता है, ठीक, बेंगलुरु में। तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए 1966 के जो राष्ट्रीय नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किए गए थे, जो कि 22वां संस्करण था, और इन खेलों में विभिन्न राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है ना। और क्या हुआ देख लीजिए
कि मेजबान जो मैगलुरु उस समय मैसूर राज्य का हिस्सा था और संस्करण 22वां भारतीय राष्ट्रीय खेल था, ठीक है ना। अन्य प्रमुख खेल 1900 देखिए, अन्य प्रमुख खेल जो 1966 ये थे कि फीफा और हुआ था, फीफा विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है ना। और क्या एशियाई खेल हुआ था जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय मंडल खेल जो ये कहाँ, ये किंगस्टन जमैका में आयोजित हुआ था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए 1958 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, तो ये दोस्तों उड़ीसा में आयोजित हुआ, ठीक ना, कटक उड़ीसा में, तो आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए 1958 में भारत के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कटक में आयोजित किए गए थे, जो 18वें संस्करण के रूप में आयोजित हुए थे। इसी वर्ष मिल्खा सिंह ने कार्डिफ वेल्स में हुए राष्ट्रमंडलों खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स और टोक्यो में एशियाई खेलों एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, तो आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय खेल 18वें राष्ट्रीय खेल 1958 में कटक में हुए थे, जो भारत के घरेलू खेल में आयोजन थे। राष्ट्रीय मंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम देख लिया 1958 में कार्डिफ वेल्स में हुए, जहां मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और भारत के लिए एक पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है ना। एशियाई खेल देख लीजिए तो 1958 में टोक्यो में यानी जापान में हुए थे, जहां मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीते और भारत ने कुल 14 पदक जीते थे, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने, तो उसने कितने, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए इसके अतिरिक्त जानकारी जो है देखिए कि जो बारडोली सत्याग्रह 1928 में के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो गुजरात में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर की गई जो लगान में क्या है वृद्धि के खिलाफ एक सफल किसान आंदोलन था, और इसी आंदोलन की सफलता के बाद ही उन्हें सरदार की जो है उपाधि मिली थी, तो आप लोग इसको याद रखिए। कारण क्या था देख लीजिए कि 1925 के भीषण अकाल के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगान 22% की वृद्धि कर दी थी, जिससे विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। नेतृत्व किसने, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में किसानों को संगठित किया और अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह का नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ कि आंदोलन सफल रहा और सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी, जिससे पटेल एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे और उन्हें सरदार नेता कहा जाने लगा, ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, देखा नीति आयोग किसके स्थान पर बना है, ठीक है ना, ये किसके स्थान पर बना दोस्तों, तो ये योजना आयोग के, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को जो है 1 जनवरी 2015 को जो ये योजना आयोग था ये नीति आयोग में बदल गया था, ठीक ना, किसमें, योजना आयोग जो है नीति आयोग में बदल गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, नीति आयोग में। अब देखिए कैसे, देखिए कि नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग का यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया, किसको, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया और उसकी जगह नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थान है, ठीक ना, बनाया गया। अब देखिए पूर्ववर्ती कौन थी, योजना आयोग की स्थापना इसकी 1950 में हुई थी, ठीक है ना, स्थापना, और जो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, ठीक ना। उद्देश्य क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए एक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दिल्ली के पहली महिला शासिका कौन थी, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिल्ली की जो पहली महिला शासिका है वो कौन थी, आइए देखते हैं ऑप्शन कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने नूरजहां है, कि राजिया सुल्तान, की बेगम हजरत महल, की चांद बीबी, तो ये दोस्तों राजिया सुल्तान है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि दिल्ली की पहली एकमात्र महिला शासिका राजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी, और उन्होंने 1236 और
1240 ईस्वी तक शासन किया था और वे इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। ठीक है ना। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला थी। तो आप लोग यानी कि वंश क्या था, ये गुलाम वंश से थी, है ठीक। और जो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। शासनकाल इनका 1236 से 1240 ईस्वी तक था। और महत्व वह अपनी योग्यता और न्यायप्रियता और शासक के रूप में क्षमता के लिए जानी जाती थी। हालांकि उन्हें अपनी इनके कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की है। तो आपके सामने ये ऑप्शन रहे होंगे, देख लीजिए। शायद जौनपुर का कुछ ऑप्शन था, तो जौनपुर इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो बाकी उन्होंने और किस कौन कौन से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थापना किए थे शहर की। ठीक है ना। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की, जिनमें से जौनपुर है, हिसार है, फतेहाबाद है और फिरोजाबाद प्रमुख है, जो उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण बने। ठीक है। देखिए, जो है फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे बसाया गया एक शहर सुल्तान को बहुत प्रिय था। ठीक है ना। और जौनपुर यह शहर मोहम्मद बिन तुगलक जो जोना खान की स्मृति में बसाया गया था। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और क्या, 1356 में स्थापित यह हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर बना। और फतेहाबाद जो है, उन्होंने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने और लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें से शहर प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों प्रश्न है कि गरबा जो गरबा नृत्य है, जो कि गुजरात का है, किस देवी की पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट होगा, देवी दुर्गा की। अब देखिए थोड़ा, ये है आपको बोर्ड दिख रही होगी। तो गरबा मुख्य रूप से माँ दुर्गा, जिन्हें अम्बे, माँ शक्ति, जगदम्बा भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। ये नृत्य नवरात्रि के दौरान उनकी आराधना और उनके नव रूपों को समर्पित होता है। ठीक है ना। जिसमें ब्रह्मांड और जीवन के चक्र का प्रतीक है। एक दीपक जलाकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। गरबा शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का एक रूप है, जो देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक, एक चीज़ और है, जो गरबा है वो यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और दुर्गापुर एक है, दुर्गा पूजा। ठीक ना। दुर्गा पूजा जो है ये कहाँ संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल संबंधित है। ये भी यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। देवी शक्ति यानी गरबा मूल रूप से माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना का एक रूप है, जो नवरात्रि के 9 दिनों में उनके विभिन्न रूपों की पूजा किया जाता है। ठीक ना। गरबा शब्द, देखिए गरबा और दीपक, देखिए गरबा शब्द जो है गर्भ से आया है, जो सृष्टि के गर्भ का प्रतीक है। केंद्र में रखा दीपक, गर्भ दीपक दिव्य का प्रकाश और जीवन का प्रतीक होता है। ठीक ना। ब्रह्मांडीय प्रतीक में देखिए गरबा जो नृत्य में भारत बनाया गया गोल घेरा ब्रह्मांड और जीवन के निरंतर चक्र जन्म जीवन नृत्य को दर्शाता है। और इसमें बजाई जाने वाली तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती हैं। उद्देश्य क्या है, यह नृत्य देवी के प्रति भक्ति और शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों कि जो ये है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, के बाद इस पद पर नियुक्त हुआ और 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहा। ठीक, नियुक्ति कब हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया और वारेन हेस्टिंग पहले व्यक्ति थे। ठीक है ना। ये इसकी कार्यकाल कब से कब तक का ये, ठीक है ना। और देखिए कि इन्होंने दोहरी शासन प्रणाली डायरकी को समाप्त करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो दोस्तों टीकाकरण से ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या था इसका। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।
तो अब इसके बारे में देख लीजिए। और टीकाकरण से छूटे हुए और वंचित बच्चों को कवर करना, 90% से अधिक नियमित टीकाकरण का कवरेज प्राप्त करना। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। शामिल टीकाकरण 11 प्रकार के डिप्थीरिया, पर्टसिस, काली खांसी और टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, खसरा, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, ये सभी। शुरुआत इसकी दिसंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य कम कवरेज वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोल्डेरा, यहाँ पर काल्डेरा नहीं कोल्डेरा होगा। ठीक है ना। कोल्डेरा क्या है, तो ये क्या होता है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर देखिए कि दिया है एक छोटा कटोरे के आकार का गड्ढा जो बाहरी ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, और ये ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन, और फिर अगला है ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक बड़ा गोलाकार गड्ढा जो विस्फोट के बाद मैग्मा कच के ढहने से बहता। देखिए, इससे क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फट, ऐसे ज्वालामुखी है ये फटता है, फिर ये जो बीच का ये स्थान है ना, यही गोलाकार जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा विस्फोट के बाद होता है, तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोल्डेरा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कोल्डेरा जो जो यहाँ पर कोल्डेरा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनता है जब मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है, ऊपर की ओर जमीन धंस जाती है, जिससे एक बड़ा गड्ढा बनता है, और क्रेटर इससे अलग होता है जो छोटा होता है और बाहरी विस्फोट से बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि रिएक्टर पैमाना जो मुख्य रूप से, ठीक है ना, रिएक्टर जो पैमाना है, रिएक्टर पैमाना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, लिखा भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये दोस्तों किसमें किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों भाग 15 में। ठीक है ना। भाग 15 में ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भाग 15 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और उनके सहयोगी देशों में से किस देश की मुद्रा जो है रियाल है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके सामने दिया है, तो यहाँ पर दिया है ना दोस्तों कि लिखा है ब्राज़ील, रूस और उनके सहयोगी देशों में से किसकी मुद्रा रियाल है। तो ये दोस्तों देखिए, चीन की युआन है। ठीक है ना, चीन की क्या है, युआन है। ठीक ना। और ईरान की क्या होती है, ईरान है रियाल। ठीक ना, ईरान की क्या है, रियाल। तो आप लोग इसको याद रखिए, ईरान की राजधानी तेहरान और रियाल इसकी क्या है, मुद्रा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि ईरान जो है सऊदी अरब और सऊदी अरब जैसे रियाल का उपयोग करते हैं, जो ब्रिक्स का प्लस समूह का हिस्सा है, जबकि ब्राज़ील का रियाल अलग है। ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब और दक्षिणतम है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इनमें से मालदीव भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। तो दोस्तों ये इनमें से जो है भूमध्य रेखा करीब बहु सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, लिखा है कि डोलू कुनिथा, ठीक है ना, किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये कर्नाटक का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि यह नृत्य ढोल यानी डोलू, ठीक ना, बजाते हुए किया जाता है और इसमें तेज गति और लयबद्ध ताल शामिल है। ठीक है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक के कोरबा समुदाय के पुरुषों द्वारा धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखें। तो अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है MS एक्सेल में किस विशिष्ट मान के आधार पर सेल का रंग स्वचालित रूप से बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। ठीक है ना। और इसका जो है
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, ठीक है ना। या आपके सामने दिया है कि गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों गुरु तेग बहादुर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। गुरु तेग बहादुर को जो औरंगजेब ने है वह मृत्यु दिया था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है ना। उन्हें 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के आदेश पर शहीद कर दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने क्यों शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से क्या है इनकार कर दिया था, ठीक ना। इसलिए ये नहीं ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसको मिला, ये है तो ये विश्वनाथ आनंद को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा इसका, विश्वनाथ आनंद को मिला था। बाकी देख लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जो है इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि अर्थव्यवस्था में कोटा, ठीक ना, का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन थे दोस्तों। आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाना था, कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने और आयात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए था, कि या केवल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए था, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह से समाप्त करना था। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने और आयात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो वस्तुओं को आयात या निर्यात की मात्रा को सीमित करना था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है ना। लोकपाल तो अलिखा मौसम को नियंत्रित करना ऑप्शन ए है। बी क्या है सीओ, ठीक है ना। बी क्या देख लीजिए, बी है लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। सी ए की न्यायपालिका का प्रबंधन करना है, या जो है नागरिकों के कानूनी सलाह प्रदान करना। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लोक सेवकों भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सब संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो ये जो दोस्तों आर्टिकल नंबर 253 यानी अनुच्छेद 253 जो है ये है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद। तो इसका दोस्तों जो है एक्सप्लेनेशन है, देखिए अनुच्छेद 253 जो है भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते या सम्मेलनों को लागू करने के लिए पूरे भारत या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही वह विषय राज्य सूची में आता हो, ताकि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर सके, ठीक है ना। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे मिले थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।